बीजेपी जो है वो एम्प्लॉयमेंट की इन्फ्लेशन की बातें करे, दे शुड टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज, बट दे एंड अप डिसाइडिंग टू टॉक अबाउट राम मंदिर। इज राम मंदिर अ रियल इश्यू? साल का टॉपिक हुई है। पहले 6 महीने का तो भैया इलेक्शंस आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द कॉफी क्रॉनिकल्स बाय द पैम्फलेट। मैं हूं निर्वा मेहता। शिव। नए साल का राम राम भैया। राम 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 राम। और शुरू करते हैं राम मंदिर से ही, बिकॉज दैट्स द टॉपिक ऑफ द मंथ। इनफैक्ट कह सकते हो कि साल का टॉपिक वही है। साल का टॉपिक वही है। एटलीस्ट पहले 6 महीने का तो वही है, इलेक्शंस आ रहे हैं एंड यही रहना है। सो शुरू करते हैं। सैम पिट्रोडा, राइट, कांग्रेस के, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन है। मतलब इलेक्शन जैसे ही आता है और उनका रिकॉर्ड रहा है, वो ब्यूगल बजाते हैं आते ही कि कांग्रेस की तरफ से इनिशियल वो जो किक स्टार्ट है वो मैं करूंगा। तो उन्होंने किक स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला है कि बीजेपी जो है वो एम्प्लॉयमेंट की बातें करे, इन्फ्लेशन की बातें करे, दे शुड टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेस, बट दे एंड अप डिसाइडिंग टू टॉक अबाउट राम मंदिर। इज राम मंदिर अ रियल इश्यू? सो उनका ये एक सवाल है कि राम मंदिर जो द 500 ईयर ओल्ड द मूवमेंट विच इज फाइनली कल्मिनेटिंग इनटू रियलिटी, इतने सदियों से जो हमारी ड्रीम रही है वो फाइनली बहुत बड़ी पॉपुलेशन की वो एक रियलिटी हो रही है। एवरीवन इज एक्सट्रीमली हैप्पी। और सैम पिट्रोडा का प्रश्न है कि इज दिस इवन अ रियल इश्यू? व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो कल्चरल इकोनॉमी और कल्चरल रिवाइवल जो है उसको हम इकोनॉमी के साथ कैसे वी कैन नहीं, उसमें क्या है ना कि देखो, ये पहला तो अगर ये सवाल है कि रियल इशू है कि नहीं, तो उस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये इशू नहीं होता तो एक इतनी बड़ी पार्टी जो पिछले 2 बार से सत्ता में आ रही है, वो पिछले 40 सालों से इसको इशू न बनाती, अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करती। और जब जब मैनिफेस्टो में वो इशू आया है तब तक इनके भी जो बीजेपी के जो विरोधी दल हैं रादर, या उनके नेता, वो हमेशा से यही कहते रहे हैं कि इसको राजनीति में धर्म को घुसाने का काम कर रहे हैं ये। और मतलब दूसरा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये भी था, ये एक शिकायत थी। अब जब तारीख बताए तो भी प्रॉब्लम है, क्या पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये, और दूसरा ये है ना, तो ये इशू नहीं है, अगर मुझसे पूछो तो इशू नहीं है। दूसरा जो इसका पहलू है वो है बाकी मुद्दों से इसको कनेक्ट करना, इकोनॉमी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, गवर्नेंस से। वो बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी है। सवाल ये है कि अब सैम पित्रोदा ने जो कहा उस पर लोग अपनी अपनी तरह से रिएक्शन देंगे। रिएक्शन भी किस तरह का रहेगा? कोई ये कह सकता है कि यार इन्हें भारत की पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, या इसको ये खुद जो धर्म और राजनीति को जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना कि इन्हें भारत की राजनीति की समझ भी है, लेकिन ये वैसे ही है ना कि श्री कृष्ण और दुर्योधन का एक संवाद है, तो श्री कृष्ण बताते हैं उसे कि धर्म ऐसा है, अधर्म ये है, तुम जो कर रहे हो। तो वो बोलता है कि देखिए, मुझे धर्म और अधर्म के बारे में मत बताइए, मैं जानता हूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो वो ऐसे है ना कि जानामि नचम, तो वो कहता है कि मैं जानता हूं क्या है। समस्या मेरी ये है कि मेरी धर्म में मेरी प्रवृत्ति है ही नहीं, और न ही अधर्म में मेरी निवृत्ति है, कि मैं अधर्म छोड़ नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरे अंदर कोई देव है, कोई देवता बैठा है जो मुझसे ये सब जो मैं कर रहा हूं वो करवाता है। सो ये उसी तरह का है कि दुर्योधन
को पता था कि उनके उसके अंदर एक देवता है, और जो कुछ भी धर्म अधर्म जो करता है वो देवता ही करवाते हैं। अब ये स्वयं पितृदा के लिए डिसाइड करने वाली बात है कि उनके अंदर भी कोई देवता बैठा है क्या, कि कौन सा देवता बैठा है जो उनसे ये करवाता है जो वो कर रहे हैं। इकोनॉमी से जोड़ना राम मंदिर को डिसऑनेस्टी क्यों है? सवाल यह है ना कि क्या पिछले 8 साल में इकोनॉमी की बात नहीं की गई सरकार की तरफ से, या सरकार जो इकोनॉमी कांग्रेस छोड़ के गई थी 2014 में उसका रिवाइवल नहीं हुआ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत ने प्रगति नहीं की, गवर्नेंस अच्छा नहीं हुआ, मतलब क्या नहीं हुआ? हुआ तो है। आपकी समस्या ये है कि आप उस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही आप बात करेंगे इकॉनमी की या गवर्नेंस की, वैसे ही आपने जो किया है वो वापस आ जाएगा आपके सामने और फिर आप भाग खड़े होंगे। और ये पैटर्न है, ये जो है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पिछली फरवरी में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पी चिदम्बरम ने इन्फ्लेशन की बात उठाई, और जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया, इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारी तरफ से इन्फ्लेशन की मिस हैंडलिंग हुई, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ब्लेम भी प्रणब मुखर्जी के ऊपर डाल दिया कि हम नहीं कंट्रोल कर पाए थे, तो इसलिए नहीं कि उनका कहना था कि मैं होता तो शायद कंट्रोल कर। सो आज चूंकि प्रणब मुखर्जी नहीं है तो उनको ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। प्रणब मुखर्जी थे तो फिनांस मिनिस्टर आपके ही। सो ये डर, ये कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम को ये डर रहता है कि इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं। भाई करेगा कौन? विपक्ष में कौन है? आप हैं ना विपक्ष में, तो आप कीजिए। आप मीडिया को ब्लेम करना चाहते हैं कि मीडिया बात नहीं करती है, नहीं करती है। मीडिया को लगता है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपकी भी तो मीडिया है ना। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं, खासकर जो न्यू मीडिया, न्यू एज मीडिया इसे कहते हैं, उसमें है ना, हाँ करते हैं, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचते हैं? वो वहीं तक पहुंचते हैं कि कोई झूठी खबर छाप दी, इकोनॉमी रिलेटेड कुछ छाप दिया, उसके बाद वो सारे जो कुछ भी पब्लिश किया उसको रिट्रैक्ट करते फिरो। सो समस्या यहाँ पे ये है कि आप कीजिए बात। आप इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आप फंस जाएंगे बात करके, फिर आप ब्लेम करें कि कोई और नहीं कर रहा है। आपकी जो फ्रेंडली मीडिया है उनको तो वो भी पता नहीं है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, और उसपे वो बड़ा लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखते हैं, फिर दे क्राई फाउल जब उन पे वो केस चल जाते हैं। तो वहां पे समस्या है भाई। आप बात नहीं, अब ये जो बात नहीं होती है, ये ऐसा एक सेंटेंस कौन करेगा बात? आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपका काम है बात करना, आपने आउटसोर्स कर दिया है किसी को, रिजिग्नेट कर दिया है कि भाई हमारी तरफ से सरकार से सवाल ये लोग पूछेंगे। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, लेकिन ये डिसऑनेस्टी है। दूसरा ये है ना कि ये नेशनल, उन्होंने कहा ये नेशनल इश्यू क्यों? नेशनल इश्यू सरकार नहीं बना रही है। राम मंदिर नेशनल इशू क्यों है? राम मंदिर नेशनल इशू इसलिए है कि वो एक बृहद पॉपुलेशन, भारत का बड़ी जनसंख्या जो हिंदुओं की है, उससे रिलेटेड है। वो उनकी भावना जो है, तो अपने आप नेशनल इशू बनेगा वो। आप केवल ये कह करके नहीं निकल सकते सवाल करके कि ये नेशनल इशू क्यों है। वो नेशनल इशू इसलिए है क्योंकि बाकी लोग, बाकी समुदाय खुद को किसी भी नेशनल इंटीग्रेशन से देखते ही नहीं हैं। अगर देखो तो होता है ना कि भारत का जो सबसे बड़ा सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन जिस समुदाय का है, वो नेशन स्टेट को मानता ही नहीं है, नहीं मानता है ना। तो फिर नेशनलिज्म की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? 100 करोड़ हिंदुओं पे आती है। इसीलिए आपको लगता है कि वो नेशनल इशू कोई बना नहीं रहा है। नेशनल इशू इसलिए है कि एक बृहद पॉपुलेशन, बृहद जनसंख्या भारत की जो मेजॉरिटी में है, उसकी भावना जुड़ी हुई है राम मंदिर से।
और सो भावना इसको को फिर- इकोनॉमी या गवर्नेंस से Right. डिस्कनेक्ट करना आउटराइट डिसऑनेस्टी है। ये उससे निकले और बताएं, इनफैक्ट हमें बताएं दुर्योधन की तरह कि उनके हृदय में कौन से देव हैं, सोरस देव हैं या राहुल देव, जो भी हो, कि आप बताइए कि कौन है भाई, कौन देव है जो आपसे ये करवाता है, ये डिसऑनेस्टी जो आप कर रहे हो करवाता है। राइट राइट सो सी ऐसा रहा है कि जनरली सालों से दे हैव बीन सेइंग कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर द स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट, विच इज़ करेक्ट। लेकिन आई थिंक पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी अपने स्लीव्स पे रखते हैं। ही इज अनअबैशेडली हिंदू। हाँ, वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उनका वो नवरात्रि पे उनका फास्ट रहता था। हाँ। इट्स नॉट समथिंग और लोग जानते थे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कर रहे हैं, वो सालों से ही हैज हैड अ वेरी वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। एग्जैक्टली। तो विच रिफ्लेक्ट्स इन हिज गवर्नेंस एज वेल। उनका जो दिखाई दे रहा है जैसे कल्चरल रिलीजन सो टू से इंडिया का एक कल्चर ही है, हिंदुइज्म इज अ ये यही जन्मा हाँ। है, तो इट इज पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट। आप डिनाई नहीं कर सकते ना। आप डिनाई नहीं कर सकते कि दोनों अलग है एट सम पॉइंट। तो पीएम मोदी का काफी हद तक वो रहा है कि हैज बीन वेरी कीन ऑन revival of the cultural economy and the culture of India, which is obviously the Sanatan Dharma. इनफैक्ट रिवाइवल ऑफ कल्चर और कल्चरल इकोनॉमी का रिवाइवल उसी का बाई प्रोडक्ट है। राइट, बिकॉज एक वेरी सिंपल चीज है कि जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अभी ये बना है, बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर से पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात। आई हैव सीन जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है गुजरात में, सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है, द्वारकाधीश का मंदिर है, अंबाजी माता शक्तिपीठ है, वैसे अलग जैसे गिरनार गिर पर्वत पावागढ़ है, जैनिज्म का काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंट प्लेसेस है। तो वहाँ पे जाने के लिए जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नॉट टू से टूरिज्म, बिकॉज जनरली हम टूरिज्म को एंटरटेनमेंट और लीजर के साथ एंड फन एंटरटेनमेंट के साथ हम एसोसिएट करते हैं, लेकिन पिलग्रिमेज सो टू से। लेकिन आपको एक तरह से इफ यू आर प्रोवाइडेड सर्टेन फैसिलिटीज, जैसे सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट में रहने के लायक, मंदिर के बिल्कुल बाजू में एक ट्रस्ट का रहने का गेस्ट हाउस है, बहुत सुंदर, बहुत साफ। आप अगर ये बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे तो पीपल वुड लाइक टू गो देयर, क्योंकि हमारे मंदिर, हमारे तीर्थस्थल गंदे क्यों रहें? सफाई करना, आसपास की लोगों की फैसिलिटीज बढ़ाना, उससे तो ये भी होता है ना कि वो फूल के, वो फ्लावर्स के शॉप्स हैं, पीताम्बर के शॉप्स हैं जो आप भगवान बहुत कुछ आ जाता है उसमें। लॉट ऑफ दीज थिंग्स, इनकी पूरी इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि ये कॉरिडोर बनाते हैं, थोड़ा दूर बनाते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस होता है, तो ऑटो वाला होता है कि जो आपको थोड़े नजदीक तक ले जाए, सबकी पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। एन एंटायर, जैसे अंबाजी मंदिर का जब हम जाते हैं, चुनरी होती है, सिंदूर होता है, आप जब जाते हैं वो प्रसाद होता है, नारियल होता है, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो विच आई हैव सीन फर्स्ट हैंड विद गुजरात में। तो ये सब भी एक रिवाइवल, दिस इज ऑल इकोनॉमी, दिस में नॉट लुक वेरी एक्साइटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल दी और इनॉग्रेशन हो रहा है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। सो व्हाट डू यू से अबाउट व्हाट यू कि ये जो पिछले 10-12 सालों में जो चेंज आया है ऑन अ नेशनल लेवल, गुजरात को अगर एक हम लेबोरेटरी गिने और नेशनल लेवल पे इसका हम देखें, तो व्हाट डू हाउ टू सी दैट कमिंग टुगेदर? एक्चुअली इसको इस तरह से देखो, अयोध्या में अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, अयोध्या में ही रिवेम्ड उनका जो रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन हुआ 2-3 दिन पहले ही हुआ ही है। अगर वहाँ पे मंदिर आ रहा है और वहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे, सोचो 500-550 साल की अगर भावना है तो बहुत सारे लोग, मतलब अगले कई सालों तक आएंगे ही। हम उनके लिए क्या देते हैं? जो लोग आएंगे उनके लिए हम क्या सुविधा क्रिएट करके देते हैं? उसका कारण क्या है? मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो भारत की है
उसके तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ हैं ये देखो। भारत कोई वेटिकन सिटी वो 40 किलोमीटर का नहीं है ना। भारत तो इतना बड़ा देश है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे तीर्थस्थल नहीं है। कश्मीर में अमरनाथ, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्या क्या नहीं है। इवन नॉर्थ ईस्ट जिसे काट के रखा गया था भारत से कई सालों तक, इनफैक्ट पिछले हाफ सेंचुरी अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट सबको ये लगता था कि नॉर्थ ईस्ट टायरनी ऑफ है ही डिस्टेंस, नहीं। राजदीप सरदेसाई हाँ, बहुत- राजदीप सरदेसाई का बहुत बड़ा famously फेमस वो लिखे थे। है टायरनी ऑफ डिस्टेंस जो है। उसमें परशुराम कुंड ईस्ट अरुणाचल में है। कामाख्या है ना, त्रिपुरेश्वरी, त्रिपुरा, another हाँ शक्तिपीठ। वहाँ पे है। सो आप अगर एक कोने से हिंदू कोई भी तीर्थ यात्री चल के वहां जाता है तो उसके लिए क्या सुविधा है। किसी पहले की सरकार ने कभी ये सोचा कि जनरल डिब्बे में बैठ करके यूपी से अगर कोई कामाख्या जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी? इसमें तो कभी बात नहीं हुई ना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को ही ले लो, रिकॉर्ड्स बताते हैं 13 दिसंबर 2021 को इनॉग्रेशन हुआ था। उसके पहले एवरेज जो फुटफॉल जिसे कहते हैं, तीर्थयात्री जो आते थे साल में 35 से 40 लाख एवरेज। लेकिन इनॉग्रेशन के बाद, कॉरिडोर बनने के बाद पहले 11 महीने में 7 करोड़ 35 लाख तीर्थयात्री आए हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको तो सुविधा होगी, लेकिन आप भी कुछ मिस कर रहे हैं। दूसरा क्या है ना कि कल्चरल इकोनॉमी हमेशा से, जिसे कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो, और भी स्थानीय स्तर पे, लोकल लेवल पे लोगों के लिए, जो लोकल पॉपुलेशन है, और खासकर जहाँ पे इन रिलीजियस प्लेसेस में, उनका अपना घर कैसे चलेगा, उनकी अपनी इकॉनमी कैसे चलेगी। कहीं से कोई आता है जिनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो आएगा वहाँ तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा, उनके लिए तो कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। और ये बड़ा बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये जो त्योहार से लेकर के इस तरह की जो चीजें हैं, अब ऐसे यही देखो 17-18 करोड़ रुपया एवरेज आता था काशी विश्वनाथ में डोनेशन में। इनॉग्रेशन के बाद पहले, अब काशी विश्वनाथ की बात मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे तीर्थ स्थल रिवाइव हुए हैं। हम अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट एक पॉइंट लेकर के, एक तीर्थ स्थल लेकर के मैं बता रहा हूं कि पहले 11 महीने में कितने आए होंगे। अनुमान लगाओ कि कितने आए होंगे, कितना डोनेशन आया होगा। 100 करोड़। वो जो डोनेशन आता है वो, उसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तो होता है, लोकल लेवल पे होता है, किसको फायदा पहुंचता है। दूसरा ये है ना कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी का जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर अभी न बैक में गया है ना। अदरवाइज आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले एग्रीकल्चर का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सो कंट्रीब्यूशन अभी भी बड़ा है, लेकिन परसेंटेज वाइज चूंकि हमारा सर्विस सेक्टर और बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ गई, तो एग्रीकल्चर तीसरे नंबर पे आ गया है ना। तो रूरल पॉपुलेशन को आप क्या देते हैं? अगर काशी विश्वनाथ है बनारस में, तो बनारस के आसपास के जिलों में, आसपास के एरिया में रूरल इकोनॉमी का क्या हाल है? और ये सबके लिए लागू होता है। कोई कहीं से फूल उगा रहा है, ट्रेडर्स आ करके नारियल ले आ करके बेचता होगा वहाँ पे, लोकल जो है, चुनरी चढ़ती है जैसा तुमने कहा, प्रसाद है, मिठाइयाँ हैं, तो ये एडअप ही तो हो रहा है ना। कल्चरल इकोनॉमी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप भारतवर्ष के एक बृहद पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर
की ग्रोथ स्लो होती है, सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विसेज के लिए जो स्किल्स चाहिए सबके पास तो नहीं है। तो फिर क्या तरीका हो सकता है? तो इसीलिए जो मैंने कहा ना कि इकोनॉमी को कनेक्ट करना, राम मंदिर के इनॉग्रेशन से इकोनॉमी को कनेक्ट करना, ये डिसऑनेस्टी क्यों है? ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को एड्रेस नहीं किया गया है। जो मैंने भाई एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व की इस सरकार ने, इसी सरकार ने की ना। जनधन योजना, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट्स, बेनिफिट, जनधन योजना 25 UPI 54 है, ये ऑल दीज रिकॉर्ड, ऑनलाइन हाँ ट्रांजैक्शन, डिजिटल यूपीआई, हाँ इकोनॉमी। एग्जैक्टली। सो इसका जो असर है, तो आप कौन से किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसे एड्रेस नहीं किया गया? अगर कोई सैम पित्रोदा से पूछे या प्रशांत भूषण से पूछे कि भाई आप कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसे एड्रेस नहीं किया गया, आप कहते हैं महंगाई की बात नहीं हो रही है। कीजिए ना महंगाई की बात। अगर आज से 10-12 साल पहले ग्रीस की इकोनॉमी खराब होने पे भारत की अंडर परफॉर्मेंस, हर अंडर परफॉर्मेंस को ग्रीस की इकोनॉमी से जोड़ दिया जाता था और हाईएस्ट लेवल पे जोड़ा गया जब ग्रीस की इकोनॉमी की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। करंट गवर्नमेंट ने रूस और यूक्रेन के वॉर को हमारी इकोनॉमी से जोड़ा नहीं। हमारी इकोनॉमी तो इंप्रूव ही हुई। ऑयल प्राइसेस का जो हाल यूरोप में है, गैस प्राइसेस का जो हाल यूरोप में है, अगर सोचो इस सरकार ने कोशिश करके चीजें ठीक नहीं की होती तो हमारा क्या होता? हम तो ऑयल कहां प्रोड्यूस करते हैं। सो ये एकदम डिसऑनेस्टी है कि आप जबरदस्ती इकोनॉमी से जोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी। आप चाहते, आप या तो बोलिए कि हम पॉलिटिकल जो भी बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल है, हम जबरदस्ती इसको इकोनॉमी से जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। कल्चरल इकोनॉमी, जैसे मैं हमेशा क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रो इंडस्ट्री नहीं है, प्रो ट्रेडिंग नहीं है, वो प्रो इकोनॉमी है। अब उसमें कल्चरल इकोनॉमी भी आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, सर्विसेज आ जाते हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, आरबीआई को कैसे चलाना है। करंट गवर्नर, जिसे आज अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों से उनको दुनिया का बेस्ट सेंट्रल बैंक का गवर्नर कहते हैं। क्यों कहते हैं? है ना? तो ये कहना कि करंट गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को एड्रेस नहीं कर रही है या गवर्नेंस को एड्रेस। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा दिया कि नहीं दिया? क्वेश्चन ये है। अगर उसका जवाब ना है तो तुम डेटा ला के दिखा दो कि नहीं हम ज्यादा देते थे, आपने कम दिया। अच्छा, बाकी एंटिटी छोड़ दो, आईआईटी वगैरह तो मतलब अलग लेवल पे चले गए हैं, मेडिकल में रिसर्च अलग लेवल पे चला गया है। मैं एक छोटी चीज बोलता हूं, अगर एक एंटिटी को पकड़ लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और कोई डेटा लेकर के आए और वो बताए कि भाई आप कितना आवंटित करते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और करंट गवर्नमेंट ने पिछले 9 साल में कितना किया। इनफैक्ट अपने पैम्पलेट पे एक वीडियो भी मैंने करवाया था इसको लेके। सो आप केवल उसकी पूंछ जोड़ रहे हैं अपने पॉलिटिकल टॉक में क्योंकि वो थोड़ा सा जेन्युइन लगे, अदरवाइज पॉइंट नहीं है, ये कुतर्क है। राइट। सो कल्चरल इकोनॉमी की बात करें तो 2014 के पहले तक जो भी सरकारें रही हैं उनका ज़्यादातर देयर कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल इकोनॉमी वाज म्यूजियम्स बनाना है या यहाँ पे हाँ, मतलब लाइब्रेरीज बना दिया, कोई हाँ, कल्चरल सेंटर बना दिया। इवेंचुअली फिर वो काम आगे कितना कर रहे हैं, फुटफॉल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग देखने के लिए, वो तो साइड में चला ही गया है क्योंकि कई तो बंद भी हो गई हैं, खंडेर भी दिखती है। सो वो चीजें वो हुई है। बट 14 के बाद हाउ डू यू सी द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू रिवाइव द कल्चरल इकोनॉमी? एक्चुअली अगर हेरिटेज और कल्चरल एस्पेक्ट देखा जाए प्रीवियस गवर्नमेंट के काम करने का, जैसा तुमने कहा ना कि हमको लाइब्रेरी बनानी है, हमको रिसर्च सेंटर बनाना है, ये सारी चीज़ें, म्यूजियम बनाना है,
आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिक्लेयर करना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली अर्बन फिनोमेना है जो लोग शहरों में रहते हैं। और एक पॉइंट पे जाके इनफैक्ट देखो, जिसे लोग लुटियंस गैंग कहते हैं या इस तरह के, मतलब जो जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहते हैं या माना, वो एक पॉइंट पे जाके अपना एक्सक्लूसिव क्लब बना करके इन चीज़ों को हाईजैक भी कर लेते हैं। सो वो गजल नाइट्स होती है, ओ हाँ, दिल्ली में मतलब दिल्ली विंटर्स में यही होता है, यहाँ पे जाके ये गजल नाइट, ये वो म्यूजिक नाइट, ये कॉन्सर्ट, तो दैट वाज देयर कल्चरल रिवाइवल, एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट एट सम पॉइंट। एग्जैक्टली वही है ही ना। लेकिन अब तुम ये देखो कि अगर हम इसी ढर्रे पे काम करें कि हमको स्ट्रिक्टली अर्बन पॉपुलेशन के लिए, या जो भी जिन इंटेलेक्चुअल्स को हम इंटेलेक्चुअल्स घोषित कर रहे हैं उनके लिए कुछ बनाना है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसा कुछ बनाना है जहाँ पे लोग आएँ और जिसे आजकल सोशल मीडिया की भाषा में कहते हैं बौद्धिक जुगाली करना, बौद्धिक जुगाली करें बैठ करके, सिगरेट और चाय और कॉफ़ी और हाँ सिगार और हाँ। सो अब कंट्रारी टू व्हाट वाज बीइंग डन अर्लियर, तुम ये देखो ना, नेशनल वॉर मेमोरियल, जलियांवाला बाग मेमोरियल, अभी जनजाति उन्होंने वो बिरसा मुंडा म्यूजियम। अल्टीमेटली होगा क्या कि एक कल्चर को कैरी करना ये एक्सक्लूसिव क्लब का काम नहीं है। वो कल्चर, वो तो मतलब लोकल कल्चर से खुद को अलग रखना चाहते हैं। ओहो, मैं जंगल में जाकर के जनजाति के बीच में खड़ा होकर फोटो खिंचाना इज अ फैंसी थिंग, लेकिन वहां पे रह करके उनकी तरह एक इंटरेस्टिंग इवेंट है, सरदार सरोवर के प्रोटेस्ट में जो लोग गए थे, बड़े इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें क्या नाम है उनका, वो गई थी, वो लीड कर रही थी ना, मेधा पाटकर, अरुंधति राय भी गई थी, आमिर खान भी गए थे। ये न्यूज है कि वहां पे मिनरल वाटर खत्म हो गया तो ये लोग वापस आ गए। सो ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल्चर का नॉट ओनली रिवाइवल, उसको कैरी करना और उसका एक जो विस्तृत स्वरूप है, वो जब तक बृहद पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एक बड़े पॉपुलेशन का और आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक वो रिवाइवल होगा नहीं। कि आप मतलब इंटेलेक्चुअल अपनी किताबों में, अपने आर्गुमेंट में और अपने कॉलम में उलझ के रहता है, उसे क्या पड़ी है। इसीलिए यही कारण है ना कि भाई हमने कोई आर्ट गैलरी गवर्नमेंट ने बना दी, फिनांस कर दिया, आर्ट, भैया आर्टिस्ट होना, आर्ट होना अच्छी बात है, लेकिन आप केवल उन्हीं लोगों के लिए तो नहीं कर सकते हैं ना। सो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना, बाबा बैजनाथ धाम कॉरिडोर बनाना, महाकाल कॉरिडोर बनाना, हाँ, उत्तराखंड में ये सब जो है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो रिवाइवल है, ये बृहद पॉपुलेशन के लिए, ये भारत के, तो ये तो संयोग है कि चूंकि मेजॉरिटी है हिंदुओं की, तो लोग कहेंगे कि भाई आप हिंदुओं के लिए नहीं। कल्चर केवल हिंदुओं के बारे में नहीं है, किसी भी जगह का कल्चर। Which very interestingly, because very softly and वो कहते हैं ना, जैसे मोदी जी वो गमोसा पहन के, you know, काफी उनके एड्रेसेस वैसे ही रहे हैं, तो इट हैज बिकम सो कॉमन। अब लोग जानते हैं और फॉलो करते हैं। वो भी होने लगा है कि कौन से अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो स्टाइल्स होती है, जैसे कि यू नो वेरी स्मॉल थिंग्स, एवरीवन वांट्स टू बी प्राउड ऑफ देयर own state cultural and handloom heritage. For example, this shawl that I'm wearing, ये भुज की एटलीस्ट 40-50 ईयर ओल्ड शॉल है, मेरे पापा की है, जो मैं चुरा के लाई हूँ। किसी बुनकर ने ही बनाया होगा ना। हाँ, मतलब मैं पापा की शॉल है जो मैं चुरा के लाई हूँ, बहुत वार्म है। हाँ, ये कश्मीर का फेरन है। तो these things, अब ये अच्छा लगता है पहनना, टू वेयर योर ओन कल्चरल आइडेंटिटी ऑन योर सेल्फ, की नहीं हम जा रहे हैं, आप एक एम्बेसडर बन जाते हैं अपने स्टेट के कल्चर का, अपने कंट्री के कल्चर का, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब पहले ऐसा नहीं होता था। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना,
तो पिछले 8-9 सालों में ये जो कल्चरल इकोनॉमी का रिवाइवल जो है वो इतने स्तर पे हुआ है, जैसे वो बड़ी फेमस मतलब बहुत खबर थी ना कि आसाम का जो गमछा होता है, हाँ, मोदी जी ने जब उसको कंधे पे रखा तो अब उसकी डिमांड हो गई, बढ़ गई डिमांड, इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पहन लिया। उसी आसाम के गमछे को जीआई टैग मिल गया, अभी वो पेरिस में बिक रहा है। आप उसको इस स्तर पे भी देखा जा सकता है कि जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट हुआ, ये फैब्रिक हुआ, टेक्सटाइल हुआ, जैसे मिसमी ट्राइब्स हैं, मिसमी ट्राइब है अरुणाचल, ईस्ट अरुणाचल का, कहते हैं कि ये रिकॉर्ड है कि रीटेन डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है टेक्सटाइल का, वो पहले उस ट्राइब से आया है। उनके डिजाइन, उनके पैटर्न आप अगर रिवाइव करते हैं तो तू सोचो ना भाई, वो वहां जो पॉपुलेशन एक जगह बैठी हुई है और जो चल करके बिना उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए वो आ करके दिल्ली आ करके नहीं बेच सकती है अपनी चीजें, खर्चा है आने का, कलकत्ता आके नहीं बेच सकते, बेंगलोर जाके, क्योंकि खर्चा है। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि उनका जो अपना फैब्रिक का कल्चर है, भोजन का कल्चर है, वो वापस आ जाए और लोग उससे परिचित हों और उनको अच्छा लगे तो वो खरीदें। ऐसे चलेगा रूरल इकोनॉमी, कैसे ऐसे ही तो चलती थी ना। जैसे इस गवर्नमेंट ने तो इतना इंपॉर्टेंस दिया है जीआई को कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज इन इंडिया इज ऑल्सो नाउ जीआई, कि आप वो चाहे ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज हो, वो चाहे फैब्रिक का नॉलेज हो, वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का नॉलेज हो, इतनी वैरायटी ऑफ राइस हैं मणिपुर में, या फॉर दैट मैटर कहीं भी। तो अगर इन चीजों को रिवाइव नहीं करेंगे तो हम रूरल एरिया से लोग ला करके अर्बन में बसाते रहेंगे, नहीं। सो वो है कि आप अगर करना चाहें, जो मैं बार बार कहता हूं कि करंट गवर्नमेंट की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो बीजेपी के या जनसंघ के स्टॉलवार्ट जो नेता थे दीनदयाल जी, तो वही अंत्योदय जो उनकी जो फिलॉसफी है कि भाई आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं कि नहीं। सो अब जैसे यही है, अगर मुद्रा लोन नहीं दिया जाए, नहीं दिया गया होता, मार्च 2023 तक का ये रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से, जो पार्लियामेंट में वित्त मंत्री फिनांस मिनिस्टर ने जो दिया था कि कोई रफली 23 लाख करोड़ का मुद्रा लोन है, 40 करोड़ नंबर ऑफ लोन है, ठीक है, 40 करोड़ लोग, अब उसमें अर्बन भी होंगे, रूरल भी होंगे, लेकिन आप का ध्यान अगर रूरल इकोनॉमी की रिवाइवल पे है तो इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है। पहले की सरकारें क्यों नहीं लेकर के आ सकी। नॉर्मली क्या होता है ना कि कल्चरल सिविलाइजेशनल इशू जो हैं, हमारा संविधान जो है, या फॉर दैट मैटर किसी भी देश का संविधान अगर देखा जाए तो मेजरली वो पॉलिटिकल पावर देता है रूलिंग पार्टी को, पॉलिटिकल पावर ही देता है। वो सिविलाइजेशनल इशूज को एड्रेस करने का अलग से कोई पावर देता नहीं है। लेकिन दिस इज टू द क्रेडिट ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने अपना जो उनका पर्सनल पॉलिटिकल कैपिटल है उसको स्टेक पे लगा करके उन्होंने कल्चरल और सिविलाइजेशनल इश्यूज को एड्रेस किया है। इसी कड़ी में बहुत सारे पुरानी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने का काम किया है ना। आप 370 ले लो या इवन राम मंदिर 500 साल से, तो ये कहां से आता होगा? ये आता होगा एक इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल, वो हिंदू भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको रिस्क पे रह करके आप इन इशूज को एड्रेस करते हैं
तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, क्यों नहीं, और भी तो प्राइम मिनिस्टर बने थे। और मैं ऐसा मानता हूं वो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो है मॉरल पावर, नैतिक बल, नैतिक शक्ति, कि हमारे पास इतनी शक्ति है, नैतिक शक्ति है कि हम सिविलाइजेशनल या कल्चरल इशू को एड्रेस कर सकते हैं। राइट। और वो तब तक सही है जब तक आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं ना, एक इंडिविजुअल का राइट है। अब इसमें अगर कोई ये कहे कि नहीं 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 वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, भाई क्यों नहीं जाना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि नेहरू जी नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में, हिस्टोरिक मोमेंट। हाँ, तो ये उनका अपना, ये loss उनकी अपनी चॉइस थी कि हमको नहीं जाना। इनफैक्ट वो खुद तो मतलब जाने के लिए तैयार भी नहीं थे। डॉक्टर प्रसाद को भी सो उनको हमेशा लगता था कि नहीं, आप भाई एट द सेम टाइम आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए थी ना, जाके खड़े हो जाते, क्या हो जाता। आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि एक तो हमारी बहुत ही स्क्यूड डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की, और प्लूरलिज्म को सेक्युलरिज्म के साथ जो ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं और इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं ना। इंडिया को ये लोग हमेशा से मेरा ये रहता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन और हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मेरे ख्याल से देखिए, मुझे ऐसा ऑन अ पर्सनल लेवल आई फील कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ हिंदू राष्ट्र। हाँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डिक्लेयरिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये द नेचुरल होम टू हिंदूज, ये यहीं से शुरू हुआ है। हाँ, बिल्कुल है। बाकी के लोग, बाकी के जो धर्म के लोग यहाँ आए, दिए बस गए, ये अपना घर बनाए हैं, दे बिकेम पार्ट ऑफ द हिंदू राष्ट्र। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग कहते हैं कि खालिस्तान का जो डिमांड है उसका हाउ इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम हिंदू राष्ट्र। तो मतलब एक तो खालिस्तान जो मांग रहे हैं वो दे आर कार्विंग इट आउट ऑफ अ नेशन व्हिच एग्जिस्ट। वो आप उसको ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो विच इज व्हाई आई फील कि जो हिंदू राष्ट्र का जो सीन है, तो इंडिया हैज सिविलाइजेशनली बीन इन अ हिंदू राष्ट्र। तो and speaking about civilization, before we end for the day, I just have one little last question. It's not about opposition parties, but ये काफ़ी जो सोशल मीडिया पे जो चैटर होती है, कुछ जो बिकॉज हिंदुइज्म ऑब्वियसली वेरीड व्यूज़ होते हैं लोगों के, तो उनका ये कई लोगों का कहना है कि ये कॉरिडोर्स बनाना, ये डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस साइट्स जो है, वो उस जगह की धार्मिक जो स्पिरिचुअल वैल्यू है उसको घटा दे रहा है, उनको टूरिस्ट स्पॉट्स बना दे रहे हैं। तो दिस वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दैट, ऑन व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन द। इमेजिन करो, हाँ जी, इमेजिन करो भारत में एक तीर्थ स्थल के रूप में हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, ये प्रयागराज में जो संगम कुंभ जो होता है, या फॉर दैट मैटर कहीं का कुंभ, हाँ, सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। तुम सोचो जरा, जो मैंने उस समय कहा कि आप, ये आस्था की बात है कि लोग, कोई सुविधा नहीं है, सुविधाएं तो अभी होने लग गई हैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। इनफैक्ट अगर उसके पहले देखो, एक बड़ा हादसा हुआ था और उसमें तैयारी की कमी को ही बताया गया था उसके पीछे, जिसमें कुछ तीर्थयात्री मर गए थे भगदड़ में, कुंभ में ही, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में। तो अभी चीज़ें जब से ये लोग आए हैं तब से चीज़ें सुधरी हैं और एक बड़े स्तर पे तैयारी करके सुविधाएं दी जा रही। लेकिन इमेजिन करो कि एक आम हिंदू गरीब, वो ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, और अकेला नहीं, मतलब वो कंपार्टमेंट में सारे वही हैं, हाँ, उनको वहीं जाना है, बैठने की जगह नहीं है, सर्दी है, लेकिन जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। तो
अब ये कहना कि आप अगर उनके लिए सुविधाएं नहीं क्रिएट कर सकते हैं, कम सारी सुविधाएं तो हो भी नहीं सकती हैं, लेकिन जो मिनिमम सुविधाएं हैं हम अगर उनके लिए क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा। सो इसको ये कहना कि आप मॉडर्नाइज क्यों कर रहे हैं रिलीजियस प्लेस, नहीं। सो यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं, एक ये कि ये सरकार की जिम्मेदारी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि एक मिनिमम सुविधाएं क्रिएट करके दें। और दूसरी तरफ सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि उस इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ऐसी पॉलिसी बनाए कि उसके लिए वो खुद कुछ क्रिएट कर ले। रूरल ये सारे लोग जो आते हैं, जिस भी एरिया से आते हैं, उतने तो पावरफुल नहीं है। इकोनॉमिक पावर अगर देखा जाए तो उनको ये जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूं ना, कि इस तरह के प्लेसेस, त्योहार, कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं, आयोजन जो होते हैं, ये एक तरीका है, टूल है। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज है, हजारों साल से होता आया है। जहां पे हम, अच्छा इमेजिन करो ना कि दिवाली है, ठीक है, दिवाली के मौके पे चीजें महंगी होंगी, ये हमने मान के रखा है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो तरीका है कि वेल्थ जो है थोड़ा बहुत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। सो जिस कल्चरल इकोनॉमी की बात हम लोग पहले कर रहे थे, वही उसी का सरकार अगर ये कोशिश करके वहां तक पहुंच रही है कि भाई ये आदमी, इसके हाथ में कुछ जाना चाहिए जिससे उसका अपना जीवन स्तर ठीक हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, क्यों ये महत्वपूर्ण, क्या इंपॉर्टेंट क्यों है। सरकार के ही अंडर में आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में KVIC, खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है। फोकस देखो, और ये फोकस क्यों है, इंटेंशन वही है, ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं रूरल इकोनॉमी में, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये लोग जब मोदी गवर्नमेंट जब आई थी, नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 2013 उनके उसके पहले 2013-14 का मैं देख रहा था डेटा, KVIC का टर्नओवर 30,000 रफली 30,000 करोड़ के आसपास था। और मार्च 2023 में KVIC का टर्नओवर 1,35,000 करोड़ है, विच इंक्लूड्स हैंडीक्राफ्ट और इवन कंपोस्ट, जो खाद बनती है ऑर्गेनिक, खिलौने, जो हमारा ट्रेडिशनल जो खिलौने हम रद्दी खिलौने चाइना से इंपोर्ट करते रहे, अब तो पिछले 2 साल में खिलौना मतलब टॉय इंडस्ट्री पे बड़ा काम हुआ है भारत में। तमाम साउथ के कुछ खिलौने थे जो ट्रेडिशनल, उनको GI का टैग मिला है, वो एक्सपोर्ट होते हैं। सो ये अंतर है कि आप उसको क्या दे रहे हैं। और जहां भी आपको मौका मिले कि अगर एक आम भारतीय के लिए हमको कोई सुविधा क्रिएट करनी है, आपका काम है ना, तो आप उससे पीछे नहीं। पहले की सरकारें पीछे हट रही थी तो उनके लिए लूज करने को बहुत कुछ था। उनको लगता था कि ठीक है हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि उनकी प्रायोरिटी में वो काम कर रहे हैं। सो ये अलग अलग स्तर पे ये गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट के नेता जो हैं वो इसको देखते हैं कि भाई इनके लिए हम जो कुछ भी कर सकें वो कम है, और कम ही होगा, हमेशा कम रहेगा। जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह का रूरल सेटअप है अभी तक, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो कैसे पावरफुल होगा वो आदमी। राइट, एंड यू आर करेक्ट अबाउट द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। हम हिंदू फेस्टिवल्स जब देर एक तो साल भर हर 2-3 महीने पे आते रहते हैं, और जब भी आते हैं ऑल द डूम्सडे सेयर्स की इन्फ्लेशन है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन आप एक चिल्लाते रहते हैं एक साइड, और दूसरी साइड आप दिवाली पे लोगों को जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी पीपल स्पेंट ऑन दिवाली दिस ईयर। मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ पिछले 35 साल से। एक एग्जांपल बताऊं, ये डिसऑनेस्टी का, कि आप रिलीजन से जो पॉलिटिक्स को जोड़ने का जिसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, उस डिसऑनेस्टी की बात कर रहा हूं मैं 35 साल से देख रहा हूं।
हर दुर्गा पूजा पंडाल के सामने कम्युनिस्ट लिटरेचर की सबसे बड़ी दुकान उन्हीं की होती है। सो आप कम से कम आप तो ब्लेम मत करें ना कि अरे ये राजनीति नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, मेजॉरिटी की भावनाओं का सम्मान है। ये धर्म में विश्वास नहीं करते, ये मेजॉरिटी की भावनाओं का सम्मान है। जिस नैतिक बल की मैं बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है लोगों के ओपिनियन अलग होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो रियल है, वो रियल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास वो है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं अयोध्या जाने को, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो काशी विश्वनाथ जाके उद्घाटन करें, पूजा करते हुए दिखाई दें, गंगा आरती में बैठें। क्यों? क्योंकि रिस्क ले रहे हैं ना अपने पॉलिटिकल कैपिटल का। सो ये शिकायत से तो आप निकल ही जाइए कि ये वहां पे क्यों जा रहे हैं। और क्यों ना जाए, वो इतने सालों से अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रहे कर हैं, रहे हैं प्रॉमिस ना, फुलफिल हो कर रहा रहे है, हैं। आप ही मजाक उड़ाते थे। टेक क्रेडिट। अच्छा, आप यही लोग मजाक तो उड़ाते वही थे है ना। कि अगर बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हाँ। अब मंदिर वहीं बना है तो वो दे विल मेक अ पॉलिटिकल पॉइंट आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। अच्छा, मजे क्यों, उनकी तो फिलॉसफी बहुत सीधी है कि हम 4 साल काम करेंगे, जिस साल इलेक्शन आएगा तो हम राजनीति करेंगे, और वही है। और ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई छुपा के करते हैं। हाँ, मतलब एज इफ दूसरे नहीं करते हैं। हाँ। ये होलियर देन दाओ का एटीट्यूड क्या है? बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। वो चीजें जो हैं वो ये सारे डबल स्पीक में आनी हाँ, चाहिए कि बिल्कुल। भाई आप ये जो कह रहे हैं सोच विचार के कहिए कि आप क्या कह रहे हैं, राइट। है ना। किसी मतलब को आप एक तरफ राम मंदिर है, एक तरफ मार्मलेट बन रहा है। लोगों को, कितने सारे लोगों को पता भी नहीं था मार्मलेट होता क्या है, उसका बोलते कैसे हैं। अब देखो, ये जिस नैतिक बल की मैं बात कर रहा हूं, आता कहां से है? आता यहां से है कि भाई चंदन लगा करके वीडियो बन रहे हैं मोदी जी के, बनाते हैं लोग। जब जाएंगे वहां पे, हर कोई जानना चाहता है कि हमारा जो नेता है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, वो खाता क्या है, वो करता क्या है, वो पूजा कैसे करता है, वो कब व्रत रखता है। और ये चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, आज से नहीं है, सालों से हैं। जाता कहां है ना, कि तमाम लोग मतलब एनेक्डोट शेयर करते हैं कि कैसे वो विदेश यात्रा से आए और 1 घंटे बाद तैयार होके चले। ठीक है ना। उनका विरोधी कहां, जो ये चाहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो कहां जाता है? कोई मुझे बता दे, किससे मिलता है बता दे, कौन से देश जाता है, क्यों जाता है? आप जब पब्लिक लाइफ में ये ऐसा नहीं, उनको अधिकार है ये करने का, नहीं बताने का, लेकिन फिर दूसरे को ब्लेम मत करिए कि ये यार ये जो है ये नहीं, वो चाहते हैं, ये शायद नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि भाई हमारे देश की जनता, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं क्या करता हूं, मैं कैसे रहता हूं, उन्हें पता चले। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वही जो रियलिटी और परसेप्शन वाला चक्कर है, ये रियलिटी है, ये परसेप्शन है। परसेप्शन ये है, या परसेप्शन क्रिएट करने की ये कोशिश की जा रही है कि, और उसका बड़ा मतलब पहाड़ भी बनाया जा रहा है कि हमारे तो राहुल गांधी अभी इकोनॉमी क्लास में जाना क्या बुरा, उसमें कोई खराबी नहीं है। आप ये जो टेम्पलेट है जो 2013-14 में राहुल गांधी जी गोरखपुर से अहमदाबाद की यात्रा कर चुके हैं, 3 टियर के डिब्बे में, भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल चुके हैं। ये अलग बात है कि शाम को कोई घुस गया, उनका जो कि भाई यहाँ पे एसी कैसे, उनका जो वो था कि किस तरह का एसी है और किस इसीलिए इस बार जो दूसरी नई यात्रा कर रहे हैं वो उसमें नहीं कर रहे, चल के नहीं जा रहे, वो पूरा अच्छा बस में, हाँ, बस हाँ, में शायद उनका बस में वो जाए। अरेंज किया हुआ है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वो पब्लिक लाइफ में जो है वो ये चाहता है कि भाई हमारे देश के लोग जाने, कि देश के लोग जाने, देश का आम नागरिक जाने कि भाई हम व्रत रखते हैं, क्या बुराई है इसमें? राइट। Okay, so we all agree that Prime Minister Modi is not only just उनका सिर्फ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल, the capitalist businessman उनके साथ ही नहीं है, he has very much his roots in cultural economy and revival of the same. बिल्कुल। And that I think we all agree on that. And
So yes, I think that's about it for today. I think काफ़ी interesting रहा हमारा conversation. Okay, so cultural economy is not just about religious or festivals, but it is about the entire, the whole plethora of things which come with it, including the apparels, the food, festivals, textile, knowledge, and पिछले 10 सालों में इनका भी रिवाइवल हुआ है एंड दे आर वेरी मच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट contributing to the economy of the nation. And on that note, I will see you soon. Thank you so much.